हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट रेलवे स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ ऐसा खास जो कि आपकी एग्जाम की तैयारी को और भी ज़बरदस्त बना देगा। दोस्तों, इस नई सीरीज में हम राजभाषा के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर आधारित 150 से 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं और उसका डिस्कशन करेंगे, जो कि आपको आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजभाषा अधिनियम 1963 से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम जो भी ये सीरीज लेके आए इसमें टॉपिक वाइज ही सारे क्वेश्चन लेके आए, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। वीडियो की शुरुआत करते हैं और उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हर एक मुश्किल को आसान बना देंगे, हर एक राह को रोशन बना देंगे। आपके हौसलों में अगर जान है दोस्त, उससे हम कामयाबी की उड़ान बना देंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। जो राजभाषा अधिनियम 1963 ये पारित कब हुआ? यह अधिनियम 10 मई 1963 को पारित हुआ। तो इस जो ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। इसमें विशेष जानकारी नीचे मैंने लिखी हुई है, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ये पारित नहीं पूछ के ये पूछ लेता है कि लागू कब हुआ। तो ये अधिनियम 26 जनवरी 1965 को लागू हुआ और इस अधिनियम में एक संशोधन हुआ है 1967 में। और राजभाषा अधिनियम 1963 है, उसमें जो कुल धाराएं हैं वो 9 धाराएं हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राजभाषा अधिनियम 1963 में किस वर्ष संशोधित हुआ? तो ये हमने अभी पढ़ा है कि जो 1963 है इसमें 1967 में संशोधन हुआ। तो ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिए हैं तो उसमें ऑप्शन सी है 1967, वो सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 है, इसमें दिया हुआ कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3 की सबधारा 3 कब से प्रवृत्त हुई? दोस्तों, जो राजभाषा अधिनियम है वो 1963 में लागू हुआ था, लेकिन उसमें जो 1963 है उसमें पारित हुआ था 10, लेकिन जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1963। तो जो इसी में लिखा हुआ था शुरू में कि जो राजभाषा अधिनियम है उसकी धारा 3 की 3 26 जनवरी 1965 को प्रवृत्त होगी। तो ऑप्शन दे रखे हैं 10 मई 1965, 14 सितंबर 1967, 8 मार्च 1976 और 26 जनवरी 1965। तो ऑप्शन डी है वो सही होगा। तो आगे चलते हैं कि जो राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 है वो किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। राजभाषा आयोग के गठन से, संसदीय राजभाषा समिति के गठन से, राजभाषा अधिनियम के गठन से और राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन से। तो ये ऑप्शन बी है, ये करेक्ट है। संसदीय राजभाषा समिति के गठन से, कि जो धारा 4 है इस अधिनियम की, उसमें राजभाषा की संसदीय समिति के गठन के बारे में बताया है और इसमें ये भी बताया है कि जो संसदीय समिति है उसमें कुल 30 सदस्य होंगे, जिसमें से 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि राजभाषा अधिनियम की कौन सी धारा संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है? तो हमने अभी पढ़ा कि जो धारा 4 है वो राजभाषा अधिनियम की धारा संसदीय समिति से संबंधित है। तो ऑप्शन बी है सेक्शन 4 या धारा 4, ये इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगला प्रश्न है राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धारा है? तो ऑप्शन ए है 7, बी है 8, सी है 9, डी है 10। तो जो ऑप्शन सी है 9 ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो राजभाषा अधिनियम उसमें कुल 9 धाराएं हैं
और ये जो नीचे दी हुई ये राजभाषा की जो धारा है 9, उनकी लिस्ट है कि कौन कौन सी धारा किससे संबंधित है। जो धारा 3 की 3 है वो सबसे महत्वपूर्ण है, धारा 3 है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है कि कौन सी धारा किससे संबंधित है। तो अगला हमारा प्रश्न है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 किससे संबंधित है। सेक्शन 7 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 इज रिलेटेड टू बीच वन। तो जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, विभागों में राजभाषा के प्रयोग से, बी ऑप्शन दिया है केंद्रीय कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग से, ये ऑप्शन दिया है उच्च न्यायालयों के निर्णय आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग से, और यही करेक्ट आंसर है। और घ नियम बनाने की शक्ति से, जो नियम बनाने की शक्ति है ये धारा 8 से संबंधित है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार को राजभाषा संबंधी नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो हमने अभी पढ़ा है कि धारा 8 के अंतर्गत केंद्र सरकार को राजभाषा संबंधित नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ऑप्शन ग है, यहाँ पे सी आएगा, वो ही करेक्ट आंसर है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 की 3 के अनुसार कितने दस्तावेजों को हमें द्विभाषी बाइलिंगुअल रूप में जारी करना अनिवार्य है। तो इसका करेक्ट, इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, के में 10 नंबर, ख में 12 नंबर, ग में 13 नंबर और घ में 16 नंबर। तो ये जो दस्तावेज 13 दस्तावेज ऐसे हैं जिन्हें बाइलिंगुअल जारी करना अनिवार्य है, जिसकी लिस्ट मैंने यहाँ पर दे रखी है। और इसको याद करना भी बहुत आसान है कि कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, लाइसेंस, परमिट, टेंडर फॉर्म, टेंडर नोटिस, ये सारी चीजें लगभग एक दूसरे से रिलेटेड। कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, टेंडर फॉर्म, नोटिस, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। और नोटिफिकेशन, रेजोल्यूशन, रूल्स, ये नियम, नोटिफिकेशन और अधिसूचनाएं ये एक जैसी लगभग होती हैं। और प्रेस कम्युनिकेशन, ये भी एक तरह की सूचना, प्रेस नोट सूचना होता है, तो ये भी इसी तरीके से संबंधित होती है। तो हम इसको इस तरीके से याद रखते हैं। बाकी बची दो चीजें, तो दो एडमिनिस्ट्रेटिव अदर रिपोर्ट्स, ये संसद में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट्स हैं, वो हैं रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट टू बी बिफोर द पार्लियामेंट। तो ये जो लिस्ट है 13 नंबर की, इस लिस्ट को आप एक बार जरूर पढ़ लें, क्योंकि कभी कभार आपको 3 ऑप्शन इनमें से देखे, चौथा ऑप्शन गलत ऑप्शन दिया जा सकता है और पूछ सकते हैं कि ये इनमें से कोई कौन सा संबंधित नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि 3 गलत देके 1 सही पूछा जा सकता है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जो निम्नलिखित दस्तावेज उनमें से कौन सा दस्तावेज धारा 3 की 3 के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये वही क्वेश्चन है कि क्योंकि धारा 3 के 3 के तहत हमें कुछ जो 13 दस्तावेज दिए हैं उसे बाइलिंगुअल जारी करना अनिवार्य है। तो इसका जो एग्रीमेंट हमने पढ़ा था कि एग्रीमेंट, टेंडर, लाइसेंस, ये सब इसमें आते हैं, टेंडर, प्रेस रिलीज, कम्युनिकेशन, ये भी आते हैं। लेकिन तो इसमें जो ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, मतलब 3 ऑप्शन, ऑप्शन के, ऑप्शन खे और ग, ये तीनों ऑप्शन तो इसके अंतर्गत आते हैं। तो कौन सा नहीं आता है, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है जो नहीं आता। तो ऑप्शन कौन सा, डी, इसमें नन ऑफ द दीज, क्योंकि सारे तो इसके अंदर आते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस जो अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि राजभाषा अधिनियम की 1963 की धारा 3 से संबंधित कागजात किस भाषा में जारी किए जा सकते हैं। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो धारा 3 है, इसके अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी दोनों में वो डॉक्यूमेंट इशू किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होंगे। ऑप्शन ए है 20 सदस्य, ख है 40 सदस्य, ग है 10 सदस्य और ग है 30 सदस्य। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, 30 सदस्य, क्योंकि राजभाषा की संसदीय समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा से होते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि हाँ कि संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। जैसा हमने पहले लिखा कि संसदीय समिति में 30 होते हैं, जिसमें से 20 लोकसभा के होते हैं। तो ऑप्शन क्या करेक्ट आंसर होगा। और जो अगला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होंगे? तो कुल 30 सदस्य संसदीय समिति में, जिसमें से 20 लोकसभा के हैं, तो बचे 10 राज्यसभा के होंगे। तो आंसर डी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और ये सीरीज जब तक हम सारे टॉपिक कवर नहीं कर लेते तब तक ये जारी रहेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आपने यहाँ पे करवाए गए, वो सारे क्वेश्चन अगर आपने पढ़े, तो शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में आएगा और आप उसे अटेंड नहीं कर पाए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।